प्यारे छात्रों, नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में आज हम लोग चर्चा करेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था के बारे में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपने पूरे रचना काल में केवल 3 कहानियां लिखी थी। सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। उसने कहा था शीर्षक जो कहानी है वो गुलेरी जी की सबसे श्रेष्ठ कहानी है और उनकी कीर्ति का मुख्य आधार है। हिंदी कहानी के विकास में ये मील का पत्थर मानी जाती है। इस कहानी में गुलेरी जी ने लहना सिंह जो कथानायक है इस कहानी का, उसके माध्यम से निश्चल प्रेम, प्रण पालन यानी जो वचन दे दिया उसको निभाना, अपने उस वचन को निभाने के लिए त्याग की भावना, अपने देश से प्रेम और वीरता जैसे भावों को बड़ी खूबसूरती के साथ अभिव्यक्त किया है। लहना सिंह अपने बचपन के प्रेम के लिए अभूतपूर्व त्याग करता है और अपने प्राणों की आहुति देकर जो बचपन की उसकी प्रेमिका रही है सूबेदारनी, उसके पति और पुत्र की रक्षा करता है। जो विषय वस्तु है इस कहानी की और इसका जो रचना शिल्प है, इसकी दृष्टि से ये एक अनूठी रचना है। कहानी की शुरुआत बड़ी आकर्षक ढंग से होती है, उसका विकास बड़े विश्वसनीय तरीके से होता है और उसका अंत बहुत ही करुणापूर्ण ढंग से होता है। कथा सूत्रों को परस्पर जोड़ने तथा पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं के उद्घाटन में जो संवाद है इस कहानी की वो समर्थ हैं। कथा वस्तु का विस्तार अमृतसर से लेकर सुदूर दूर फ्रांस की युद्ध भूमि तक ले जाता है। इसका बहुत ही सजीव अंकन किया है कहानीकार ने और पात्र और परिस्थिति के अनुरूप भाषा का प्रयोग इस कहानी में हुआ है। पहली बार हिंदी साहित्य में फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किया, जिसको पूर्वाभास शैली या पूर्व दीप्ति शैली कहते हैं। ये पहली बार इस कहानी में देखने को मिला हिंदी जगत को। इसमें व्यंग्य का पुट है, चरित्र चित्रण बहुत सूक्ष्मता से किया गया है। भाषा में देशज, उर्दू और पंजाबी शब्दों का प्रयोग उचित वातावरण की सृष्टि करता है। भाषा इसकी बहुत सरल, सहज और मुहावरेदार है। ये सारी विशेषताएं इस कहानी में हैं। आइए आज हम इस कहानी को पढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत अमृतसर से होती है, जब लहना सिंह बहुत छोटा होता है और कहानी की शुरुआत जिस भाषा से हुई है उसमें वहाँ का स्थानीय रंग है, उसमें व्यंग्य है। देखिए, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों के जबान के कोड़े से जिनकी पीठ छिल गई है,
और कान तक पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। बम्बू काट अमृतसर में, पंजाब में घोड़े गाड़ियाँ चलती है, देसी तरीके से बनी हुई, जिनमें बांस के 2 हत्थे लगे होते हैं और पीछे बैठने का स्थान होता है। उसको बम्बू काट बोलते हैं। उनकी जो भाषा है, बोलने का उनका जो लहजा है, उस पर कहानीकार ने बहुत खूबसूरती से लिखा है, बहुत खूबसूरत व्यंग्य किया है कि अन्य शहरों के तांगे वाले, इक्के वाले जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, वो हो सकता है सुनने वाले को के कानों को चुभे, लेकिन अमृतसर वाले जब बोलते हैं तो सच में उनकी वाणी से उस व्यंग्य में अमृत सा झरता है। देखिए कैसे, जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं। नानी के साथ निकट संबंध स्थिर करने का मतलब वो देसी भाषा में गाली देते हैं घोड़े को। कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं। भाई अंधे हो गए क्या, नीचे आओगे क्या, देख के चलो, यानी इस प्रकार वो सब भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ते हैं। कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चींथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं। यानी भीड़ इतनी ज़्यादा है कि जब इक्का निकलता है, बम्बू काट निकलता है, तो उसके पहिए के नीचे लोगों की पाँव की उंगलियां तक आ जाती हैं। इतना करने के बावजूद भी गाड़ी वाला अपने आप को ही पीड़ित बताता है, सताया बताता है। यद्यपि सताई वो भीड़ जाती है जिसके बीच में से ये तांगा आगे बढ़ रहा है। और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बन करके नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्रदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर, लड्ढी वाला यानी जो हाथ से ठेला खींचता है सामान को इधर उधर ले जाने वाला, सब्र का समुद्र उमड़ाकर बचो खालसा जी, यानी हाथ ठेला खींचने वाले को एक के वाले यूं बोलते हुए आगे निकल जाते हैं कि जरा बच के। खालसा आदर सूचक शब्द है पंजाब में। हटो भाई जी, कभी किसी को भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, लाला वहाँ सेठ को बोलते हैं, सेठ जी हमें भी आने दो। हटो बादशाह, यानी हटो बादशाह हूँ। ये कहते हुए सफ़ेद फेंटू, फेंटे यानी साफा, सिर पे सफ़ेद रंग का साफा, खच्चर और बतखों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के बगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है जी और साहब बिना सुने किसी को अटना पड़े। यानी अमृतसर के ये जो बम्बू काट वाले लोग हैं, उनकी भाषा की तारीफ की है व्यंग्य के माध्यम से। ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी, चितौनी यानी चेतावनी देने के बाद भी, आवाज़ देने के बाद भी लीक से नहीं हटती हैं, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। वचनावली यानी तब उनके मुंह से जो तांगा चला रहा है ये जबान निकलती है, हट जा जीर्ण जोगिए। यानी कोई वृद्धा है तो हे माता जी हट जाओ, अभी तो आपकी जीने की उम्र है, यानी व्यंग्य किया है। हट जा जीर्ण जोगिए, हट जा
कर्मा वालिए यानी तेरा भाग्य बहुत अच्छा है, रास्ते से हट, हट जा पुत्ता प्यारिए, अपने पुत्रों को बहुत प्यारी है तू। कहने का मतलब ये कि प्यारी नहीं है इसलिए सड़क पर छोड़ दिया गया है, कहना ये चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ऐसे, हट जा पुत्ता पारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए, यानी मृत्यु के कगार पर जो वृद्धा है उसको व्यंग्य से कहते हैं, बच जा लंबी उम्र वालिए, बच के, तेरी अभी उम्र बहुत लंबी है। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, भाग्यशाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बंबू काट वाली के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। कहानी की शुरुआत जिस खूबसूरती के तरीके से हुई है, जिस खूबसूरत तरीके से हुई है, नायक और नायिका उसी खूबसूरती के साथ पहली बार पाठकों के सामने आते हैं। एक लड़का और एक लड़की, यानी ये वो लड़का है जो कथा का नायक बनेगा और ये लड़की वो है जो आगे जाकर के सरदारनी बनेगी। ये एक दुकान पर अमृतसर के किसी चौक में आकर के मिलते हैं। अब उनकी वेशभूषा का वर्णन किया है कहानीकार ने यहाँ। उनके बालों और उनके ढीले सूतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख है। सूतना यानी पायजामा। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, यानी जो कथानायक है लहना सिंह, वो अपने मामा के सर के बाल धोने के लिए दही लेने के लिए आया दुकान पर। और वह रसोई के लिए बड़ियाँ, यानी जो नायिका है छोटी बच्ची, वो बड़ियाँ लेने के लिए आई दुकान पर। और अकस्मात दोनों की मुलाकात होती है। दुकानदार परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गिले पापड़ों की गड्डी को बिना गिने अड़ता न था। यानी दुकानदार बहस कर रहा है, उलझा हुआ है पहले ग्राहक से। दोनों की बातचीत देखिए, संवाद देखिए। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? माझे में। मगरा और माझा स्थान जगह का नाम है, क्षेत्र का नाम है पंजाब में। यहाँ कहाँ रहती है? नायक पूछता है नायिका से। अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। यानी नायिका भी अपने ननियाल आई हुई है और नायक भी अपने ननियाल में। मैं भी मामा के यहाँ रहता हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। जवाब देता है लाना सिंह उस बच्ची को कि मैं भी अपने मामा के यहाँ रहता हूँ और उनका घर जो है यहाँ जो गुरु बाजार है उसमें है। इसी वार्तालाप के बीच में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। पहले वाले ग्राहक से निपटने के बाद, फ्री होने के बाद, इनको जो सामान लेने आए थे, एक दही लेने आया था और दूसरा बढ़िया लेने आई थी, वो देने लगा। सौदा यानी सामान लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई यानी सगाई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर, थोड़ी नाराजगी का भाव दिखाते हुए, नाराजगी का दत्त कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। ये नायक और नायिका की पहली मुलाकात है। निश्चल प्रेम की शुरुआत होती है यहाँ से। एक दिन, दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उसके उत्तर में वही मिला, दत्त। एक दिन फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। यानी अभी उम्र नहीं है,
सगाई की उस बच्ची की, और नए सगाई और विवाह के बारे में वो लड़का भी जानता है, लेकिन उसे ये विश्वास था कि शायद इसकी नहीं हुई है। इस संभावना के विपरीत वो लड़की बोलती हाँ हो गई। आश्चर्य हुआ। उसे पूछा कब? उत्तर देती है कल। देखते नहीं, ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यानी जो मैंने दुपट्टा ओढ़ रखा है, देखा नहीं, ये रेशम से कढ़ा हुआ है। इतना कहकर लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। अब आगे की ये जो 3 पंक्तियां हैं, इसमें उस बच्चे के बाल मनोविज्ञान का रचनाकार ने बहुत ही खूबसूरती के साथ चित्रण किया है। उसकी उम्मीद के विपरीत जब उत्तर मिलता है नायक को कि हाँ इसकी सगाई हो गई है, तो उस बाल मन में जो क्रोध, जो क्षोभ, जो विवशता उत्पन्न हुई, उसका परिणाम देखिए क्या हुआ। रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया, गुस्से से किसी को धक्का देते हुए। एक छाबड़ी वाले को दिन भर की कमाई खोई, यानी कोई सर पे टोकरी रख के सामान ले जा रहा था, उसको धक्का दिया, सारा सामान बिखर गया। एक कुत्ते पर पत्थर मारा, और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। ये कहानी जिस खूबसूरती के साथ शुरू होती है, उसका विकास भी उतनी ही खूबसूरती के साथ धीरे धीरे होता है। आज हमने इसके प्रथम अंश को पढ़ा है, पहले भाग को पढ़ा है। इस कहानी में कुल मिलाकर 5 भाग हैं। कल हम लोग दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।